मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास जो है एक छोटा सा मैथ का क्लास है जिसमें 8 से 10 प्रश्नों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो अभ्यर्थी यूपीएसआई सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हो या आने वाली अन्य उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएँ हों जिसमें आपकी कांस्टेबल एग्ज़ाम भी हो सकता है और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी हो गया या आने वाले पेट या लेखपाल जो भी एग्ज़ाम है, इनमें मैथ्स सेक्शन को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है और महत्व दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो तैयारी तो काफ़ी लगन से कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मैथ सेक्शन जो आपका है, अगर यूपीएसआई की बात करें और इस 40 से अगर उन्हें 14 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो परीक्षा पास कर लेंगे। यहाँ पे एकदम स्पष्ट और क्लियर है कि परीक्षा पास कर लेने मात्र से अंतिम रूप से आप चयनित नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैथ सेक्शन का एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है और जो अंतिम रूप से चयनित होने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही सामान्य रूप से 70% से ऊपर अंक यहाँ पे लाने की कैपेसिटी रखते हैं और उसके बाद मेरिट सूची में ही ऐसे लोगों का नाम रहता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वालिफाई केवल करने की बात करते हैं कि 14 क्वेश्चन किसी तरह से मेरे सही हो जाएंगे तो मैं पूरी परीक्षा प्रणाली को पास कर लूँगा, मेरिट में मेरा नाम आ जाएगा, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या यहाँ पे हम ड्रॉप आउट कर दें, मैथ मेरी वीक है तो इसे छोड़ दें? हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपको सही रणनीति से मैथ की तैयारी करनी है। मैथ का जो फोबिया आपके दिमाग में है उसको दूर करना है और आपको सरल से कठिन की तरफ एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर सही रणनीति से, सही समझ से आप मैथ की तैयारी करेंगे, सही गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो 3 महीने का समय पर्याप्त होता है। 3 महीने में आप काफ़ी बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर कोई अभ्यर्थी ये कहता है कि मुझे मैथ का प्रश्न आता है, मैंने किसी से पढ़ा है या किसी किताब से मैंने सीखा है, तो शायद अगर उस सीखने के बाद वो वहीं पे उसे छोड़ देता है तो एग्ज़ाम में वो प्रश्न का जवाब हो सकता है ना दे पाए। क्यों? क्योंकि जब हम लर्निंग पीरियड में होते हैं, घर पे होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं या किसी शिक्षक के निर्देश में सॉल्व कर रहे होते हैं और जब एग्ज़ाम में होते हैं तो दोनों की कंडीशन में अंतर होता है। एग्ज़ाम में हम काफ़ी प्रेशर में होते हैं, काफ़ी दबाव में होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। जब टाइम बाउंड किसी व्यक्ति को कर दिया जाता है तो वो इतना प्रेशराइज हो जाता है कि साधारण सी चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो क्या अंडर प्रेशर काम करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है? अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि हमने किससे क्या सीखा है, ये एक पक्ष है, हमें क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये दूसरा पक्ष है। तो जो इस पे एनालिसिस करने के बाद, सीखने के बाद एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाते हैं और उन्हें कमांड हो जाता है। तो मैथ का डर आप दिमाग से निकालिए, बस सही रणनीति से, सही तरीके से आप स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा किताबों का भंडार लगाना, बहुत सारे जगह से बहुत स्रोत बनाना कि यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इस चीज़ को छोड़ करके एक स्रोत और एक उस पर पूरे ट्रस्ट के साथ आप काम करिए, बेहतर कर पाएंगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आप इन्हें देखिए। अच्छा, इतना ज़्यादा शार्ट मत सीखिए कि कभी अगर वो शार्ट आपके सामने आए तो आपको याद ही ना आए कि ये किस चीज़ का शार्ट है। इसलिए हमेशा व्यवहारिक रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, अच्छा कर पाएंगे। पहला सवाल लिखा है, सोने एवं चांदी के 20 ग्राम के आभूषण का मूल्य 35,200 रुपये है। जब सोने एवं चांदी के भार में अदला बदली कर दी जाती है, यानी जो पहले सोने का भार था अब वो चांदी का होगा और जो पहले चांदी का था अब वो सोने का होगा, तो आभूषण का मूल्य 24,800 रुपये हो जाता है। यदि 1 ग्राम चांदी का मूल्य 500 रुपये है तो 1 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितने आसानी से आप दे सकते हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि जो पहले हमारा आभूषण 20 ग्राम का था उसमें चांदी कितनी थी या सोना कितना था, लेकिन जब ये पलटेगा तो वही चीज़ जो पहले थी वो चेंज हो जाएगी। कैसे? देखिए, अगर हम ये कह दें कि 15 ग्राम गोल्ड, राइट, 15 ग्राम गोल्ड और प्लस 5 ग्राम सिल्वर,
है ना, गोल्ड सोने को लिख लेते हैं, सिल्वर चांदी को। तो इसकी जो वैल्यू थी वो 35,200 थी। 20 ग्राम हो रहा है दोनों मिलाकर, 5 और 15 20। अब कह रहे हो इनके भारों में अदला बदली कर दी जाए तो ठीक है, 5 ग्राम गोल्ड हो जाएगा और अब क्या हो जाएगा, 15 ग्राम सिल्वर हो जाएगा। तब इसके लिए हमें पेमेंट क्या करना पड़ता है, 24,800 रुपये। क्लियर हो गए। अच्छा, यहाँ इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए जोड़ करके देखिए इन दोनों को, ये 20 ग्राम गोल्ड हुआ और प्लस अगर यहाँ कर लें इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 ग्राम सिल्वर हुआ। यानी 20 ग्राम गोल्ड 20 ग्राम सिल्वर का पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये 60,000 रुपये। 20 ग्राम गोल्ड 15 और 5, 20 ग्राम सिल्वर 15 और 5, ये अदला बदली हुई है। अब यहाँ पे सिल्वर का रेट तो आपको मालूम है कि 1 ग्राम सिल्वर 500 रुपये का है, तो 20 ग्राम कितने का होगा, जवाब आया 10,000 का। तो 10,000 का अगर 20 ग्राम सिल्वर है और 60,000 के दोनों हैं, तो 60,000 से अगर 10,000 निकाल देंगे तो कितना पैसा बचेगा, 50,000। और इस 50,000 में क्या है, 20 ग्राम गोल्ड है, जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2500 रुपये प्रति ग्राम आपका गोल्ड का मूल्य है। यानी कौन सा आंसर सही होगा, आपका सी आंसर सही होगा। बहुत ही इजी वे में आंसर दे पाते हैं, अच्छे से दे पाते हैं। और आपके जितने भी यूपीएसआई के पेपर हैं, इनकी जब हमने वैल्यूएशन किया तो एक चीज़ निकल करके आई कि क्वेश्चन में कुछ भी नयापन नहीं है, बस उसको नए तरीके से थोड़ा सा प्रेजेंट किया गया है और हर प्रश्न में डाइवर्जन किया गया है। तो क्या हम इस तरह से पढ़ रखे हैं कि डाइवर्जन को एक्सेप्ट कर पाते हैं? अगर डाइवर्जन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है आपके अंदर, तो निश्चित रूप से सारे नियम वही हैं। कोई मैथ की अवधारणा को नहीं बदल सकता है, बस कठिन करने का दो ही तरीका है, या तो उसमें कुछ चीज़ें जोड़ देता है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता है, और या फिर उसकी डिजिट को कॉम्प्लिकेट करके सवाल को कठिन कर सकता है। बाकी मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो वैसा ही रहेगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 51 मीटर है और चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, ऐसे सवालों को कभी हल करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी परसेंटेज में आपसे कोई भी आंसर मांगा जाए, कितने परसेंट बढ़ेगा, कितने परसेंट घटेगा, या कितने परसेंट हो गया, XYZ कोई भी, या रेशियो की बात किसी भी प्रकार की जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न में मेजर दिया है या अमाउंट दिया है या कोई भी गणना दी हुई है उसको हम लेकर के चलें। उसको लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आसान सी गणना आप मान सकते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो जब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा तो एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरी गलती नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको आसान से तरीके से बताता हूँ। ये इसकी लंबाई 51 मीटर है और चौड़ाई लंबाई का 2/3 है, तो इसका 2/3 करेंगे तो 34 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी गई है। तो जो प्राप्त एरिया है, जो परिणामी क्षेत्रफल है, वो पूर्व क्षेत्रफल से कितने % अधिक है। सबसे पहली चीज़, कोई भी मेजर होता है, दुनिया का कोई भी मेजर है, लंबाई है, चौड़ाई है, एरिया है, वजन है, भार है, किसी की आयु है, कोई भी अमाउंट है, कहीं की जनसंख्या है, नेचुरली अपनी पहचान के साथ 100% होती है जब तक कि उसकी किसी अन्य से कंपैरिजन ना की जाए। जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, उसकी ऊंचाई उसकी पहचान के साथ 100% है, वो 90% तब हुई जब किसी अन्य व्यक्ति की उससे ऊंचे की ऊंचाई से कंपैरिजन किया गया। तो ये कम या ज़्यादा होना तुलनात्मक है, तुलनात्मक अध्ययन है। किसी चीज़ की जो नेचुरल पहचान होती है, कोई भी मेज़रमेंट होता है, वो 100% होता है। तो यहाँ पे इस आयत की लंबाई भी 100% थी, चौड़ाई भी 100% थी। जाहिर सी बात है एरिया भी 100% होगा। लंबाई को आपने 20% बढ़ा दिया, पहले के कंपैरिजन में 120 हो गई। चौड़ाई को आपने 5% बढ़ा दिया, पहले के कंपैरिजन में 105 हो गई। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अच्छा, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है, तो परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, हर में हम 100 को बचा करके चलते हैं। देखिए 20 से काटता हूँ, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100,
और 5 एकम 5, 5 से काट दिया 21, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इधर 100 आ गया, इधर 126। 100 से जितना ज़्यादा है उतना एरिया बढ़ जाएगा। आपका जवाब है 26%। तो इस तरह से आप बिल्कुल वर्बली बता सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं। आप इन चीज़ों को लेकर के नहीं चलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये जानते हैं कि मेज़रमेंट इसका जो है 100% होता है, तो इसको इस तरह से XY वाले फार्मूले पर भी उठा करके जोड़ सकते हैं कि आपकी 20 लंबाई बढ़ रही है परसेंटेज में, चौड़ाई 5% बढ़ रही है और ये प्लस हो जाएगा 20 × 5/100 हो जाएगा। तो इधर कट करके 1 आ जाएगा, 25 1 26% बढ़ जाएगा। लेकिन जो इसको लेकर के कर रहे हैं कम से कम वो ना करें, क्योंकि इसको लेकर के करने का मतलब है आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ताकि इजी वे में विद इन टाइम आंसर कर पाएँ। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 लिखे हुए हैं और ये तीसरा सवाल आप देखिए। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 108 मीटर है, इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। ये अर्धवृत्ताकार पथ है और ये ऐसा होगा, है ना। तो इसकी जो परिधि है वो 100 कितनी है, 8 मीटर। परिधि 108 मीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर रेडियस मालूम होगी तो बता देंगे क्या होगा, यानी रेडियस को फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं कि हम पहले रेडियस को निकालेंगे और रेडियस को निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ और एग्ज़ाम में जा कर के एट ए टाइम आप क्या करेंगे। यदि अर्धवृत्त की, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हो, त्रिज्या दी हो, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हो तो उसे 36/7 से गुणा करके परिधि प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। यानी अर्धवृत्त की रेडियस को 36/7 से गुणा करके परिधि प्राप्त की जा सकती है। और अगर बाय द वे अगर परिधि दी है और रेडियस निकालना है तो देखिए अर्धवृत्त के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो त्रिज्या बराबर परिधि गुणे ये 7/36 हो जाएगा। अगर त्रिज्या निकालनी है, परिधि दी है तो 7/36 कर दीजिए, और अगर आपको परिधि निकालनी है, परिधि निकालनी है तो त्रिज्या को क्या करेंगे, 36/7 कर दीजिए और इजी वे में आप निकाल सकते हैं। यानी परिधि देने पे 7/36 रेडियस फाइंड आउट होगी और रेडियस देने पे 36/7 परिधि फाइंड आउट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजी वे में दे सकते थे। 108 परिधि दी हुई है, 108 को जैसे ही आप 7/36 करेंगे तो ये आ जाएगा 21, यानी आर हमारा 21 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो 11/7 r² होता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो अच्छा लगेगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 22/7 r² होता है और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 11/7 r² होता है। तो 11/7 अपनी जगह रहेगा, r की जगह 21 और 21 हो जाएगा। ये 3 बार कट जाएगा, 11 तियाई 33 और गुणे 21, ये आपका कर देंगे गुणा तो 693 मीटर² आ जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा, डी आंसर सही हो जाएगा। तो कभी भी अर्धवृत्त की अगर परिधि दी हो तो 7/36 करके रेडियस निकाल लीजिएगा, और अर्धवृत्त की रेडियस दी हो, परिधि पूछ रहे हों तो 36/7 कर दीजिएगा। अब ये जिज्ञासा जरूर हो रही है कि आखिर ये 36/7 क्या है। तो ना तो ये कोई ट्रिक्स है और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, बस ये है कि जो चेंजेस वैल्यू है उसको हम
हर जगह के लिए रखेंगे एग्ज़ाम सेंटर में या कहीं भी, जो डेड वैल्यू है उसको हटा देंगे। इसका मतलब क्या है, 36/7 का मतलब आप समझ लीजिए, है ना। अनावश्यक चीज़ों को वहाँ पे हम लेकर नहीं जाते हैं जहाँ समय का अभाव हो, और एग्ज़ाम में हमारे साथ यही चीज़ें होती हैं कि समय का अभाव होता है। आप देखिए ये आपका क्या है, सर्कल है, राइट। सर्कल की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr, सबको मालूम है। इसको देखिए ये हमने बांट दिया 20 से, ये तो इतना क्या हो गया, जाहिर सी बात है बटा 2 हो गया। अब इसको आप एक ये बेस दे रहे हैं, ये डायमीटर है और डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, तो यहाँ पे 2r आप इंक्लूड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, πr + 2r बच रहा है। इसमें अगर आप r कॉमन ले लेंगे तो π + 2 बच जाएगा। ये इसकी परिमिति हुई या परिधि हुई r π + 2। अब दुनिया बदल जाए लेकिन अर्धवृत्त के संदर्भ में ये नहीं बदलेगा, π + 2 ये चेंजेबल है। रेडियस कभी कोई 35 देगा, कभी 105 देगा, या कभी कुछ भी देगा, जो मनाएगा रेडियस वो देगा, लेकिन इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। अगर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 और +2, 7 दूनी 14, 22 36/7, r बराबर परिधि, राइट। तो इसी को हमने कहा कि r को अगर 36/7 से गुणा कर दोगे तो परिधि निकल आएगी, और परिधि को 7/36 कर दोगे तो रेडियस निकल आएगी। तो ये आपका बेस्ट तरीका है। और ये देखिए कोई ट्रिक नहीं है, ये काम करने के बाद आपने परिणाम निकाला है, और ये खुद का निकाला परिणाम है। हम परीक्षा में ये करेंगे, ये अपने आप को बता देते हैं, तो इससे गलती हमसे नहीं होती है। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कहीं पूछा गया था, आप इसको ध्यान से पढ़िए। किसी शहर में टैक्सी कुछ नियत और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर लेती है, यानी फिक्स चार्ज कुछ किलोमीटर तक, कि अगर आप 10 मीटर भी चलते हैं या यहाँ तक चलते हैं तो इतना तो देना ही देना है। इसके बाद जब एक्स्ट्रा चलते हैं तो रनिंग चार्ज होता है जो प्रति किलोमीटर पड़ता है। तो किसी शहर में टैक्सी कुछ नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर लेती है। नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम दूरी के लिए है, यानी जो फिक्स चार्ज है वो 5 किलोमीटर तक या इससे कम दूरी के लिए है। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर है। तदनुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 350 रुपये और 25 किलोमीटर की दूरी के लिए 800 रुपये चुकाना पड़ा। ज्ञात करें कि 30 किलोमीटर का सफ़र का भाड़ा क्या होगा। तो यहाँ पे सवाल बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का है। जब हम टैक्सी लेते हैं तो रूलिंग टैक्सी की ये है कि 0 से 5 किलोमीटर तक आप चलोगे तो फिक्स चार्ज है, और सब अगर 5 किलोमीटर के ऊपर आप जाओगे तो फिक्स चार्ज प्लस आपको रनिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो रनिंग चार्ज क्या है या फिक्स चार्ज क्या है यहाँ पे मेंशन नहीं है। और आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम 10 किलोमीटर का 350 देते हैं, 25 किलोमीटर का 800 रुपये देते हैं, तो फिर बताओ 30 किलोमीटर का पैसा क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए 10 किलोमीटर के लिए आपने सफ़र के लिए पेमेंट किया है 350 रुपये, 350 रुपये, राइट। इस 350 रुपये में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। 5 किलोमीटर आपका रनिंग भाड़ा है, इसको हम रनिंग लिख लेते हैं। रनिंग का मतलब हो गया प्रति किलोमीटर, और 5 फिक्स हो गया। 5 ये फिक्स रख लो, है ना, फिक्स ये हो गया। 5 फिक्स हो गया, 5 रनिंग हो गया, मिला करके हमने 350 रुपये दिए हैं, 350 रुपये, राइट। फिर जब 25 किलोमीटर का सफ़र कर रहे थे तो उसमें भी 5 फिक्स था। भाई फिक्स वाला तो सबके लिए 5 फिक्स है, लेकिन 20 रनिंग हो गया, 20 किलोमीटर रनिंग नहीं हो गया आपका, उसके लिए आपने 800 रुपये दिए। इस बात को ज़रा कंसीडर करिएगा कि जब हम 10 किलोमीटर का सफ़र कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू टैक्सी रूल 5 किलोमीटर तक तो फिक्स चार्ज था, बट अगले 5 में रनिंग किराया देना पड़ा, जो कि प्रति किलोमीटर कुछ भी होगा, जो भी होगा 350 पेमेंट किया। फिर जब हमने 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी ली तो 5 किलोमीटर तो फिक्स है, उसका फिक्स चार्ज पड़ेगा, और 20 किलोमीटर रनिंग पड़ा। तो ये तो दोनों बातों में कॉमन थी। जो ये अमाउंट में अंतर आया, जाहिर सी बात है इस 15 किलोमीटर की वजह से आया होगा, और वो कैसा, रनिंग।
15 किलोमीटर रनिंग की वजह से 450 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी 1 किलोमीटर आपका जो रनिंग किराया है वो 450/15 यानी 30 रुपये प्रति किलोमीटर ये किराया है। जब 30 रुपये प्रति किलोमीटर किराया है जो रनिंग चार्ज है, तो फिक्स चार्ज आप निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे। ऊपर रख रहा हूँ 350 देने पड़े हैं, 5 फिक्स और 5 रनिंग के लिए। तो 5 रनिंग का क्या हो जाएगा, 5 × 30 150 रुपये, और 350 पेमेंट किए हैं, तो 350 - 150 बराबर 200 कितना हो गया, ये फिक्स चार्ज हो गया। तो 200 रुपये फिक्स चार्ज है और 30 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज है। तो अब किसी भी सफ़र के लिए आप बता सकते हैं, 30 किलोमीटर की यात्रा करोगे तो 200 रुपये तो चार्ज आपको फिक्स वाला देना पड़ेगा, और कितनी दूरी के लिए, 5 किलोमीटर तक के लिए फिक्स चार्ज है। अब 5 अगर 30 से निकाल दोगे तो बचे 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर का आप 30 के हिसाब से दोगे तो 25 × 75 750 रुपये आपका रनिंग किराया आ जाएगा। तो ये 25 किलोमीटर का रनिंग हो गया और 5 का फिक्स हो गया। टोटल 950 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, यानी 950 रुपये। ये सी आंसर सही है। इसको विचार करिएगा, बड़ा अच्छा सा सवाल है। आइए नेक्स्ट पे। ये कुछ और उदाहरण आप देखिए, 5, 6 और 7 जो है। अच्छा, इनको करने का प्रॉपर तरीका आप देखिएगा। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आते हों, अपने तरीके से आप करते हों, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीका देखिएगा। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि से 9600 रुपये कम है। आपको बताना है कि धनराशि क्या है। देखिए, इस सवाल में ना तो धनराशि दी हुई है, ना तो ब्याज की राशि दी हुई है, और ना ही मिश्रधन दिया हुआ है। तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी है। ना तो मिश्रधन दिया है, ना ब्याज की राशि दी है, और ना धनराशि दी हुई है। तो यहाँ पे कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे और कैसे देखेंगे, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नियम बताते हैं कि अगर RT मालूम हो तो हम PIA जनरेट कर सकते हैं। अगर RT मालूम हो तो PI और A जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, P जो है वो A जो है वो P+I होता है। R का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और T का मतलब टाइम है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन, ये इंटरेस्ट हो गया ब्याज, ये अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन, और मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमेशा परसेंटेज में होता है। जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे तो परसेंटेज में ही बताएंगे, और परसेंटेज यानी प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका हर कांस्टेंट होता है, और वो क्या है, 100 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमेशा 100 होगा। इस पे एक हम कंपैरेटिव स्टडी तैयार करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था और टाइम हमारा 3 साल का था, 3 ईयर का। तो साधारण ब्याज के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष का ब्याज एक जैसा होता है जब तक कि ब्याज की दर को परिवर्तित ना किया जाए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदला नहीं गया, तो 100 रुपये पे 1 साल में 12 रुपये मिलते हैं। 12% का मतलब है 100 रुपये में 12 रुपये 1 साल में। तो 12 × 36 3 साल में, और ये 136। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये अमाउंट हो गया। यानी RT मालूम होगा तो PIA जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15% की दर से 3 साल, तो 15 × 45 145 145। 5% की दर से 2 साल में 5 दूनी 10 100 10 और 110। कुछ भी फास्ट लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, ब्याज है, और ये क्या है, अमाउंट है यानी मिश्रधन। यहाँ क्या लिखा है कि धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि से 9600 रुपये कम है। धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि से कम है, तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो धनराशि से कितना कम है, 64 रुपये कम है। अगर इस तुलनात्मक अध्ययन को हम देखें तो साधारण ब्याज की राशि यानी ये
धनराशि यानी ये से 64 कम है, आप कह रहे हो 9600 कम है, तो बाई कंपैरिजन 9600 ही तो 64 है, इनटू यदि धनराशि चाहिए तो 100 रख दो, यदि ब्याज चाहिए तो 36 रख दो, और यदि अमाउंट यानी मिश्रधन चाहिए तो 136 रख दो। हमने पूछा धनराशि क्या होगी, आप 100 रख दो। यहाँ पे काट दीजिए, 16 चौको 64 और 16 छक्का 96, 4 से यहाँ काट दीजिए, 25 आ जाएगा, 25 छक्का 150 और 2 जीरो उतार दीजिए, 15,000 रुपये। ये आपका अच्छा सा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ना तो प्रिंसिपल मालूम था, ना इंटरेस्ट मालूम था, ना अमाउंट मालूम था। उसके बाद आप देखिए सेकेंडों में आपका आंसर आ गया, यानी जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए ऊपर। यहाँ पे हम प्रिंसिपल भी बता सकते हैं, ब्याज भी बता सकते हैं और अमाउंट भी बता सकते हैं, जबकि हमें ये मालूम था कि ब्याज की राशि वो प्रिंसिपल से कम है। ये नहीं मालूम था कि क्या प्रिंसिपल है या क्या जो है यहाँ पे इंटरेस्ट है। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रेशियो दिया है 25 और 32 का, और पूछा जा रहा है कि अगर लाभ की राशि जो है वो 1029 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहली चीज़, लाभ हो या हानि, इसकी जो वैल्यूएशन की जाती है वो कॉस्ट पे की जाती है। अगर आपसे ये पूछा गया है कि कितने % का लाभ हुआ है, कितने % की हानि हुई, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, तो सबसे पहले ये बताइए कि सीपी क्या है। अगर सीपी नहीं यानी कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। अच्छा, यहाँ पे आंसर आपका परसेंटेज में मांगा गया। जब आंसर परसेंटेज में मांगा जाए तो किसी भी दिए गए अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में यानी जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेल प्राइस है उसमें रिलेशन है 25 और 32 का, इसको सीधा हम यही कहेंगे कि 25 रुपये का सामान 32 रुपये में बेच दिया गया। लाभ कितना हुआ, रेशियो ना मान करके सीधा अमाउंट मान लेते हैं। 25 रुपये का सामान 32 रुपये में बेच दिया गया तो 7 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, तो क्रय मूल्य पर करते हैं, इंटू 100। 28% का लाभ आपको होगा। आपको इस राशि से यहाँ पे दूर दूर तक मतलब नहीं था। अगर हम इसको ले करके चलते तो निश्चित रूप से आता आंसर, लेकिन अच्छा खासा टाइम लग जाता। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब परसेंटेज में कोई आंसर मांगा जाएगा तो हम आपके मेजर जो दिए हुए हैं उनको ले करके नहीं चलेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। जो ये लास्ट सवाल लिखा हुआ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बशर्ते इसमें आप अनावश्यक टाइम ना खर्च करें तो बेहतर रहेगा। एक रस्सी के टुकड़े को जब एक वर्ग का रूप दिया गया तो एरिया 22 वर्ग मीटर जनरेट हुआ, और जब इसे सर्कल का रूप दिया जाएगा तब कितने वर्ग मीटर होगा। मतलब क्या है कि हमारे पास एक रस्सी है, इस तरह से ये है, जब इसने इसका आकार ग्रहण किया, रख सकते हैं उठा के ऐसे, तो 22 वर्ग मीटर एरिया आया। अभी ये बताइए अगर इसको ऐसे रख दिया जाए तब एरिया क्या होगा। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब एक ही वायर को मोड़ करके आप वर्ग और वृत्त बनाते हैं तो इनकी परिधि या परिमाप तो इक्वल होगा चूँकि रस्सी ही वही है, लेकिन सर्कल का एरिया सदैव ज़्यादा होता है। अगर इसे मोड़कर हम 3 आकृतियाँ बनाएं, सर्कल, वर्ग और रेक्टेंगल यानी आयत, तो सर्कल का एरिया ग्रेटर देन स्क्वायर एंड स्क्वायर का एरिया ग्रेटर देन रेक्टेंगल। सबसे ज़्यादा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उसके बाद वर्ग का और उसके बाद आयत का। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें आपको कि यदि एक ही वायर को मोड़कर या रस्सी को मोड़कर ये आकृतियाँ बनाई जाएं या इनकी परिमिति बराबर हो तो इनके जो क्षेत्रफलों में संबंध होता है वो 11-14 का होता है। 11-14 का अनुपात होता है क्षेत्रफल में, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर एक वायर को रोटेट करके स्क्वायर का या वृत्त का रूप देंगे तो अगर वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों में संबंध पूछा जाएगा तो हमेशा 11-14 का होगा। आप देखिए ये 22 था तो 22 ही 11 है, चाहिए 14, 28 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पे कंफर्म में हो जाएं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही वायर को रोटेट करके ये आकृतियाँ बनाई जा रही हैं तो इनके एरिया में 11-14 का संबंध होगा।
अब एक छोटा सा उदाहरण देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। एक ये वायर है, ठीक है, ये वायर है और इस वायर की हम लंबाई कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 44 मीटर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छा रहे। 44 मीटर का वायर है। सबसे पहले हमने एक आकृति बनाई, ये क्या है, ये वर्ग है। तो इसकी जो परिमिति होगी यानी परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, बराबर रस्सी के 44 मीटर। अगर परिमाप 44 मीटर है तो बीमा क्या होगी, क्योंकि 4 बीमाएँ होती हैं, चारों बराबर 11 हो गई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बराबर 121 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसको मोड़ करके हम सर्कल बना रहे हैं, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि हो जाएगी 44 मीटर। आप निकालिएगा इसको, लेकिन मेरा तरीका ये है कि अगर त्रिज्या निकालनी है सर्कल की और परिधि दी है तो जो भी परिधि दी है उसे 7/44 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अभी इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 इंटू 7 कर देंगे, 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए रस्सी वही थी, इसका एरिया 121 आया, इसका 154 आया। दोनों में रिलेशन क्या है, 121 और 154 में हम संबंध निकालते हैं 154। 11 गिरहम 121, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11-14 का अनुपात होता है। ये डेड जोन हो गया, कभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आया आपके सामने, एक वायर को रोटेट करके सर्कल का रूप दिया गया है, एरिया ये है, अगर इसे स्क्वायर का रूप दिया जाता तो एरिया क्या, तो नीचे 14 रखिए, ऊपर 11 रखिए, कैलकुलेट कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ से कि इस वायर को रोटेट करके एक वर्ग का रूप दिया गया है, अगर उसका एरिया ये है तो अधिकतम आकार के बनने वाले आयत का एरिया क्या होगा, कुछ नहीं करना है, केवल -1 कर देना है, 120 मीटर स्क्वायर होगा। कुछ भी हो, जो यूनिट लगी है यूनिट वही लगी रहने दीजिए, केवल 1 कम कर दीजिए। मान लीजिए कोई भी है कि एक वायर है, कुछ भी लंबाई है, उसको रोटेट करके एक वर्ग का रूप दिया गया है और एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है। फिर पूछ रहा है कि इसे रोटेट करके मैक्सिमम आकार का आयत बनाऊं तो उसका एरिया क्या होगा, 1 केवल घटा देना, 999 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 1 घटाना है। तो इस तरह से सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे सर्कल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्क्वायर का होता है और रेक्टेंगल का सबसे कम होता है तीनों में। अगर स्क्वायर और सर्कल में पूछा जाएगा तो 11-14 का संबंध होता है, और अगर स्क्वायर और मैक्सिमम आकार के रेक्टेंगल की बात की जाएगी तो रेक्टेंगल का एरिया 1 यूनिट कम होता है। वो जो भी यूनिट होगी वही लगी रहने दीजिए, सिर्फ 1 घटा दीजिए। तो इसमें हमने आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनको करने का प्रॉपर तरीका बताया। ना तो मैं बहुत शार्ट चलता हूँ, ना बहुत विस्तृत चलता हूँ, एक ऐसा रास्ता अपनाता हूँ कि जिससे व्यवहारिक तरीके से किसी को भी इजी वे में समझ में आ जाए, चाहे उसका मैथ बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो। तो आप मैथ के फोबिया से बाहर निकलिए। इस पे आप पास होने के लिए मत तरसिए कि मुझे 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लाकर पास करना है, बल्कि इस एरिया से हम मेरिट जनरेट कर सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते हमारी रणनीति सही होनी चाहिए। तो अगला कोई फिर क्लास आपका इसी तरह से लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।